फिर से आपका इस चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक और लैंडमार्क जजमेंट की। तो यह लैंडमार्क जजमेंट कौन सा था? तो शंकरी प्रसाद बनाम बिहार राज्य। तो इसको आज देखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये शंकरी प्रसाद थे कौन। इनका पूरा नाम शंकरी प्रसाद सिंह देव था और ये काशीपुर स्टेट के राजा कहे जाते थे। यह क्षेत्र पश्चिम बंगाल और झारखंड के बॉर्डर पे पड़ता था। झारखंड में आने वाला क्षेत्र था जिसे मानभूम एरिया के भी नाम से जाना जाता है और वर्तमान में झारखंड में है, परंतु उस समय यह बिहार का हिस्सा था। इनके बारे में एक और बात बतलाऊं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो प्रथम आम चुनाव हुए थे विधानसभा के लिए, तो चंदन कियारी विधानसभा क्षेत्र के यह पहले विधायक भी चुने गए थे। यह चंदन कियारी उस समय कुछ और नाम से जाना जाता था। तो यह पहले विधायक वहाँ से चुने गए थे और 6 महीने तक विधायक रहने के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी 1952 में। तो इनका मामला क्या था वो हम जानते हैं। तो जैसा कि पहले पिछले वीडियो में भी हमने चर्चा की है कि 1950 में बिहार में एक भूमि सुधार एवं जमींदारी उन्मूलन अधिनियम लाया गया था, जिसमें प्रावधान था कि एक सीलिंग फिक्स की गई थी 18 एकड़ की, जिसमें 18 एकड़ जमीन ही कोई व्यक्ति धारण कर सकता था। उससे अधिक जो जमीन होती थी उसको सरकार द्वारा अधिग्रहण करने की बात थी और उस अधिग्रहित जमीन को रैयतों और भूमिहीनों के बीच में बांटने का प्रावधान था। तो इसी के अंतर्गत शंकरी प्रसाद की भी जमीन बहुत बृहद पैमाने पे जा रही थी और यह सब हो रहा था। यह जमींदारी वाला कानून के अतिरिक्त एक पहला संविधान संशोधन लाया गया था भारत सरकार के द्वारा और उसमें कुछ प्रावधान किए गए थे। तो क्या प्रावधान हुए थे कि एक 31A जोड़ा गया था, जिसमें 5 तरीके की संपत्तियों को मूल अधिकार के दायरे से बाहर किया गया था। इसके अतिरिक्त 31B जोड़ा गया था, जिसमें 9वीं अनुसूची लाई गई थी। इस 9वीं अनुसूची में क्या प्रावधान थे कि इसमें जो विषय जाएंगे न्यायालय उसका पुनरीक्षण नहीं कर सकता है। तो शंकरी प्रसाद ने इसी पहले संविधान संशोधन को चुनौती दी। तो पिछला जो मामला था कामेश्वर सिंह वाला, वो संविधान संशोधन के पहले की बात है, बल्कि उन्हीं की वजह से, उन्हीं का जो मामला हुआ था उसकी वजह से केंद्र सरकार पहला संविधान संशोधन करने पे मजबूर हुई थी और 9वीं अनुसूची लाई गई थी। यहाँ पे मामला जो है ये बाद की है, अर्थात पहला संविधान संशोधन आने के बाद पहला मामला यह जा रहा था, भूमि विवाद से संबंधित था और दोनों मामले बिहार से ही शुरू हो रहे थे। तो इसकी चुनौती शंकरी प्रसाद ने कहाँ दी? तो अनुच्छेद 226 का सहारा लेकर पटना हाईकोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर किया और उसमें 13(2) अनुच्छेद का हवाला लिया गया, जिसमें बताया गया है कि कोई भी ऐसे कानून नहीं बनाए जा सकते जो मूल अधिकारों का अतिक्रमण करते हों और अगर वैसे कानून बनेंगे तो उनको कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है और कोर्ट अर्थात सुप्रीम कोर्ट उसको असंवैधानिक ठहरा सकता है। इसी तरीके से अनुच्छेद 21F और अनुच्छेद 31 का भी हवाला दिया गया, जिसमें किसी भी व्यक्ति को संपत्ति अर्जित करने, उसके रख रखाव और अपनी जीविका चलाने अर्थात उस संपत्ति से अपनी जीविका चलाने का अधिकार दिया गया है। तो इन अनुच्छेदों का हवाला लेकर पटना हाईकोर्ट में उन्होंने पहले संविधान संशोधन और 9वीं अनुसूची को चैलेंज किया। पटना हाईकोर्ट ने क्या किया? तो इनके पक्ष में फैसला दिया, अर्थात उनका शंकरी प्रसाद के पक्ष में दिया गया। अब इसी तरीके के 2 और मामले इलाहाबाद हाईकोर्ट और नागपुर के हाईकोर्ट में चल रहे थे, परंतु वहाँ का जो निर्णय आया था वह सरकार के पक्ष में था। तो एक ही तरह के मामले में 2 अलग अलग तरीके का निर्णय आया, अर्थात वहाँ के इलाहाबाद और नागपुर कोर्ट के द्वारा सरकार के पक्ष में और पटना हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया फैसला पिटिशनर के पक्ष में।
तो इस स्थिति में अनुच्छेद 132 और अनुच्छेद 136 के तहत मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। तो अनुच्छेद 132 में क्या है कि हाईकोर्ट अगर यह प्रमाणित करे कि कोई मामला ऐसा है जिसमें विधि का बहुत गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है, जिसकी व्याख्या आवश्यक है, तो वैसे मामले सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। उसी तरीके से अनुच्छेद 136 में प्रावधान है कि नीचे की अदालतों में कुछ वैसे मामले हों जिसमें कि विधि का कोई सारवान तत्व छुपा हुआ है, तो वैसे मामलों को सुप्रीम कोर्ट देख सकती है। तो इन दो मामलों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा। वहां 5 जजों की एक संविधान पीठ बनाई गई और उसकी सुनवाई शुरू हुई इस मामले की। अब यहाँ पे ध्यान देने की जो बात है, सरकार के तरफ से यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जो लेके जाया गया था, उसमें उसमें 132 और 136 के तहत मामला गया था, परंतु पेटिशनर के तरफ से जब इसको रखा गया था तो वह अनुच्छेद 32 का सहारा लिया गया था, अर्थात जिसमें मूल अधिकारों से संबंधित मामलों में हनन होने पे मूल अधिकारों के रिट याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा सकती है। तो इसका हवाला लिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचने के बाद इसकी सुनवाई जब शुरू हुई तो किन बातों को चैलेंज किया, तो पहले से ही वो 9वीं अनुसूची को चैलेंज किया गया था और पहले संविधान संशोधन को ही चैलेंज किया गया था। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 368 में जो प्रक्रिया बतलाई गई थी, उस प्रक्रिया का हवाला देते हुए भी जो पहला संविधान संशोधन लाया गया था उसकी प्रक्रिया को भी गलत बतलाया गया था पेटिशनर के द्वारा। इसी संबंध में अनुच्छेद 379 और 392 भी आते हैं और अनुच्छेद 13 वर्सेस 368 का तो मामला था ही। अब यहाँ पे एक बात समझने की है कि भूमि से संबंधित जो भी मामले होते हैं वो राज्य सूची के विषय होते हैं, अर्थात उन पे कानून बनाने का अधिकार राज्य को होता है। परंतु यह 9वीं अनुसूची में कैसे पहुंचता है, तो राज्य सरकार भूमि से संबंधित कानून बनाने के बाद इसे राष्ट्रपति के पास में भेजते हैं। राष्ट्रपति इसको मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल के पास भेजते हैं और मंत्रिमंडल अर्थात जो सरकार होती है इसको सदन से पारित करवा के वैसे विषयों को अनुसूची 9 में डालती है, यह प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पे एक और जो बात थी वो 368 की प्रक्रिया को यहाँ पे हवाला देते हुए मामले को चैलेंज किया गया था कि यह संशोधन असंवैधानिक है। तो इसमें क्या है 368 की प्रक्रिया में कि कोई भी विधेयक अर्थात संविधान संशोधन विधेयक होगा, सदन के किसी कोई एक सदन में उसकी शुरुआत होगी, अर्थात लोकसभा या राज्यसभा में। वहाँ से पारित होने के बाद यह दूसरे सदन में जाएगी और वहाँ से भी पारित अगर हो जाए तब यह राष्ट्रपति के पास पहुँचेगा। राष्ट्रपति उस पर अगर हस्ताक्षर करते हैं तो वैसे कानून प्रभावी होंगे, कानून या संविधान संशोधन जो भी हो वो प्रभावी हो जाएंगे। परंतु यहाँ पे एक तकनीकी दिक्कत या टेक्निकल परेशानी क्या आ रही थी जिसको कि पेटिशनर ने चैलेंज किया था, वो जानना जरूरी है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि भारत की जो पहली लोकसभा का चुनाव हुआ या लोकसभा का जो गठन हुआ वह 1952 के मार्च महीने में हुआ था और यह संविधान संशोधन कब लाया गया था, तो 1951 में लाया गया था। अर्थात उस समय में लोकसभा वहाँ पे थी ही नहीं, राज्यसभा नाम की भी चीज़ वहाँ पे थी नहीं। तो अब यह कानून लाया कैसे गया था, अर्थात जो संशोधन लाया गया था वह कैसे लाया गया था, तो उस समय संविधान सभा ही एक अस्थायी संसद के रूप में कार्य कर रही थी। हमने संविधान सभा वाले वीडियो में इस बात की चर्चा की है कि 15 अगस्त 1947 के बाद संविधान सभा के 2 कार्य हो गए थे। एक काम था जो मुख्य उनका संविधान का निर्माण करना और दूसरा था एक विधायिका के रूप में भी कार्य कर रही थी संविधान सभा। और विधायिका के रूप में जब कार्य कर रही थी तो उसका मुख्य रूप से जिम्मेवारी यह थी कि देश को चलाने के लिए न्यूनतम आवश्यक कानून हैं वैसे कानूनों को लागू करना और वैसे कानून को बनाना, ये
उनकी जिम्मेवारी दी गई थी। जब संविधान का निर्माण कार्य पूरा हो गया तो उसके बाद इसका मुख्य रूप से संविधान सभा एक अस्थायी संसद के रूप में ही कार्य कर रही थी, और यह तब तक कार्य करती रही जब तक कि पहले लोकसभा का गठन नहीं हुआ। तो यही मुख्य तकनीकी बात थी और इसी को इन्होंने चैलेंज किया था, क्योंकि उस समय तो लोकसभा थी ही नहीं। तो 368 की प्रक्रिया में तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाना था, परंतु यहाँ पे वो बात नहीं थी, और इसलिए इनका कहना था कि उस अस्थायी संसद के द्वारा जो संशोधन लाया गया है यह संवैधानिक नहीं है, अतः इसे असंवैधानिक घोषित किया जाना चाहिए। जो अस्थायी संसद को शक्ति दी गई थी वह काम चलाऊ कानूनों को बनाने और लागू करने के लिए दी गई थी, न कि एक बहुत बड़े संविधान संशोधन या कोई बहुत ज़्यादा प्रभावी कानून को बनाने की शक्ति थी उसमें। साथ में अनुच्छेद 379 का भी हवाला दिया गया और उसको भी चैलेंज किया गया। अनुच्छेद 379 को, अनुच्छेद 379 में क्या है कि एक अस्थायी प्रावधान किए गए थे कि संविधान सभा जो है वो संसद का कार्य करेगी, तो उस पावर को ही चैलेंज किया गया था। अनुच्छेद 392 में क्या प्रावधान था कि राष्ट्रपति को एक अस्थायी शक्ति दी गई थी उस समय में कि कोई भी विधेयक या कानून अगर लाया जाता है तो उनके लाने में किसी तरीके की अड़चन या कठिनाइयाँ होंगी, उन कठिनाइयों को वो दूर करेंगे। तो पिटिशनर का इसमें कहना यह था कि राष्ट्रपति को क्या इतनी पावर है कि इतनी शक्ति है कि वह संसद के प्रभाव को ही खत्म कर दें, क्योंकि उस समय तो संसद वो लोकसभा का गठन नहीं हुआ था, तो क्या वो संसद के प्रभाव को भी खत्म करने की शक्ति उनमें है क्या। तो इसी बात को चैलेंज किया गया था और फिर वो मामला 13(2) बनाम 368 वाला तो था ही कि वैसे कोई भी संशोधन या कानून नहीं लाए जा सकते जो मूल अधिकारों का हनन करता हो। तो इन सब 3 पॉइंटों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहस चली, दोनों तरफ से दलीलें दी गई, परंतु अंत में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला दिया 5-0 से। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि पहली बात तो उसने जो विवेचना की उसमें यह बतलाया कि 379 और 392 इनके प्रावधान जो है सो लागू होते हैं, क्योंकि ऐसी ही स्थितियों के लिए ये अनुच्छेद डाले गए थे कि देश का काम ना रुके, उसमें किसी तरीके की बाधा ना आए। परंतु उसमें पिटिशनर का यही कहना था कि यह अस्थायी संसद में वह शक्ति थी ही नहीं। तो इसी बात पे बहस चली, परंतु कोर्ट ने इसको रिजेक्ट किया। अब मूल जो उनका सबसे बड़ा जो डिसीजन था वह ये कहना था कि अनुच्छेद संविधान संशोधन कोई कानून नहीं होता है। अनुच्छेद 13(2) के अंतर्गत बतलाया गया है कि वहाँ पे कानूनों की बात की गई है और वो साधारण कानूनों की बात है, और वही कारण है कि संविधान संशोधन की वहाँ पे चर्चा भी नहीं की गई है। तो संविधान संशोधन जब कोई कानून ही नहीं है तो हम इसको कैसे देख सकते हैं। वहाँ पे उन कानूनों को देखने की बात की गई है जो मूल अधिकारों का हनन करता हो, परंतु यहाँ पे वैसी बात नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे यह जानना जरूरी है कि अनुच्छेद 13(2) में कुछ कमी जरूर रही, अर्थात हमारे मूल संविधान में कमी ये रही कि उसमें जो बतलाया गया कि कानून की श्रेणी में कौन कौन आएंगे, तो उसमें संसद और विधानमंडलों के द्वारा बनाए गए नियम या कानून होंगे, राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा जारी किए जाने वाले अध्यादेश, कोई शासकीय आदेश अर्थात ऑफिशियल ऑर्डर, या कोई वैसे रूढ़िवादी परंपराएं जो एक कानून का रूप ले चुकी हो, कानून का प्रभाव रखते हो, वैसे को कानून की श्रेणी में रखा गया, परंतु संविधान संशोधन की उसमें कहीं बात ही नहीं कही गई थी। और इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला भी दिया, अर्थात सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे एक लिटरल मीनिंग में लगभग चला गया कि
यह कानून है ही नहीं। अब जो है सो इसका प्रभाव क्या हुआ इस फैसले का? तो इस फैसले का प्रभाव यह हुआ कि एक कार्यपालिका अर्थात सरकार को एक रास्ता मिल गया कानूनों को संविधान संशोधन के जरिए लाने का। अर्थात आप इस किसी भी चीज़ को अगर लाना चाहते हैं कानून के रूप में, तो उसको कानून कह के मत लाइए, उसको क्या कहिए कि यह संविधान संशोधन है। जब वह संविधान संशोधन है तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसको देख ही नहीं सकती है। तो एक चोर रास्ता जिसको कहते हैं ना कि एक चोर रास्ता इनको यहाँ पे मिल गया, और यह बाद में जाकर एक विवाद का कारण भी बना कि आप देखेंगे कि कई बृहद पैमाने पर संविधान संशोधन किए गए और संविधान संशोधनों को एक कानून का शक्ल दिया गया और लागू किया जाता रहा। तो यह बाद में विधायिका अर्थात सरकार और न्यायपालिका अर्थात सुप्रीम कोर्ट के बीच टसल और टकराव का कारण भी बना, जो काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा। तो यही इसका सबसे बड़ा प्रभाव भी था। और इस केस के बारे में यह भी बतलाना चाहूँगा कि इसमें कुछ तो कमी रही है इसके फैसले में। जिस तरीके का फैसला यहाँ पे दिया गया था कि उसमें कुछ कमी थी, क्योंकि आगे जाकर यह महसूस भी किया जाने लगा। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य का जो मामला चला था, जो कि बाद में हम लोग देखेंगे, तो उसमें यह बात बड़े ज़ोर शोर से उठी थी बहस के दौरान सुप्रीम कोर्ट में कि शंकरी प्रसाद वाले मामले को फिर से देखा जाए। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने रेट्रोस्पेक्टिव इंस्पेक्शन से मना कर दिया था, अर्थात वह पीछे के मामलों में दिए गए फैसलों को नहीं देखना चाहती थी। उसका कहना था कि अगर पीछे के मामले देखे जाएंगे तो इससे समाज में कुछ नई व्यवस्थाएं जो है सो गड़बड़ हो जाएंगी, क्योंकि वो उन कानूनों और उसको लागू किया जा चुका है उन फैसलों के प्रभाव को, तो उसको फिर से समीक्षा करना सही नहीं होगा। इसमें समाज में वैमनस्य की भावना भी उत्पन्न हो सकती है। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए उसने इस मामले को देखने से मना कर दिया था। परंतु और भी जाके आगे देखेंगे कि इस बात को माना गया कि संविधान संशोधन को भी एक कानून माना गया और उसको 13(2) में भी जगह दी गई। तो ये था पूरा मामला, और व्यवहारिक पक्ष इसका समझ में आया होगा और अनुच्छेदों की व्याख्या भी समझ में आई होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे अपने दोस्तों के बीच में। साथ में पुनः अनुरोध करूँगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजा देंगे। धन्यवाद दोस्तों।